दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी सुनते हैं। संध्या के नागफनी का पार्ट 2। कहानी को शुरू से अंत तक सुनने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अभी झपकी लगी ही थी कि बाहर शोर सुनकर उठ बैठा। जब तक कुछ समझ में आता स्थिति मेरे हाथ से निकल चुकी थी। मिस एल्फोस ने अपनी अवहेलना तथा अपमान का बदला लेने के लिए मुझ पर उसके कमरे में जबरदस्ती घुसकर जबरदस्ती करने का आरोप लगा दिया था। पुलिस केस हो गया। होटल के मैनेजर को भी अपने होटल के रेपुटेशन की चिंता थी, अतः उसने भी तुरंत ही होटल खाली करने का आदेश दे दिया। अपमानित होकर काम अधूरा छोड़कर घर लौट आया था। सोचा था कि प्रीति को सारी बातें बताकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लूँगा। पति के मन को पत्नी नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाता, उसे जो परोसा गया उसे ही उसने सच मान लिया। ये पहुंचने के पहले ही पिए के साथ रंगरलियां मनाने की खबर की धमक उसके पास पहुंच गई। तुम्हारी माँ एक बार शायद मुझे क्षमा भी कर देती, किंतु अग्नि में घी डालने काम मेरे ऑफिस के ही एक ऑफिसर ने करवाया था। वह जीएम पद का हकदार था, किंतु कंपनी द्वारा मेरी नियुक्ति कर दिए जाने के कारण वह जीएम नहीं बन पाया था। इस अवसर का फायदा उठाते हुए उसने अपनी पत्नी के द्वारा मेरे और मिस एल्फोस के बारे में तरह तरह की झूठी बातें तुम्हारी माँ तो पहुँचाकर उसके मन में ऐसा जहर भर दिया था जिसकी कोई दवा मेरे पास नहीं थी। आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब मिस एल्फोस ने अपना आरोप वापस लेने के लिए मुझसे 10 लाख की मांग की। उसकी मांग स्वीकार करना मेरे लिए अपमानजनक ही नहीं, अपना दोष स्वीकारने जैसा लगा। इस बात का भी क्या भरोसा कि उसकी मांग मान लेने पर वह अपनी जबान से मुकरेगी नहीं, या इसी हथियार को मेरे विरुद्ध साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने से नहीं हिचकेगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक स्त्री अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपनी इतनी छिछलदार, इतनी बदनामी भी करवा सकती है, या अपने शरीर को हथियार बनाकर किसी का शोषण भी कर सकती है। बाद में पता चला कि लोगों को अपने रूप जाल में फंसाकर पहले अपने करीब लाना तथा बाद में उसे ब्लैकमेल करके रुपए ऐंठना मिस एल्फोस आदत थी। ऑफिस का एक कर्मचारी भी इस कार्य में उसकी मदद किया करता था। मुझे अपने रूप जाल में न फंसता देख तथा बात बात में उसे टोकने के कारण बदला लेने की नियत से उसने यह जाल बुना था और उसमें वह सफल भी हुई थी। दुख तो इस बात का था कि तुम्हारी माँ ने इस समय अपने पति से अधिक दूसरे लोगों की बातों पर भरोसा किया था। उस दिन मिस एल्फोस का फेंका तीर गले में फंसी ऐसी हड्डी बना जैसे मैं जिंदगी भर निकाल कर फेंक नहीं पाया। मैं भूल गया था जहाँ स्त्री ममता, त्याग, बलिदान की देवी होती है, वहीं ईर्ष्या, क्रोध और बदले की भावना में जलती दुर्गा का रूप धारण कर संसार को ध्वस्त करने की भी क्षमता रखती है। इसके साथ ही जिंदगी एक दुखद अध्याय बनकर रह गई। कोर्ट कचहरी में स्वयं को निर्दोष साबित करने के प्रयत्न के साथ ही प्रीति का असहयोग भी झेलना पड़ा था। तुम उस समय मात्र 4 वर्ष की थी। सुकून है तो सिर्फ इतना कि जज ने साक्ष्यों और मेरी बातों पर विश्वास करके मुझे बाइज्जत बरी कर दिया, पर मैं चाहकर भी तुम्हारी माँ का विश्वास नहीं जीत पाया। उस घटना की छाया से मुक्ति पाने के लिए मैंने वह कंपनी छोड़ दी। दूसरी कंपनी ज्वाइन कर दूसरी जगह चला आया, किंतु उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। बेटी, जीवन में एक
सैलाब आया था जो हमारे प्यार और विश्वास के धागों को बहाकर ले गया। मैं यह सोचकर जीता रहा कि अनकिए पाप की सजा का कभी तो अंत होगा, किंतु वह समय कभी आया ही नहीं। तुम अपनी माँ के ज़्यादा करीब थी, मैं अलग थलग पड़ गया था। कभी तुमसे बैठकर बातें करना चाहता या तुम्हें घुमाने ले जाना चाहता तो तुम्हारी माँ अपनी शर्त याद दिला देती। अतः धीरे धीरे मन पर अंकुश रखने लगा। अगर तुम मेरे पास आना चाहती तो तुम्हारी माँ यह कहकर रोक देती, तुम्हारे पापा बहुत व्यस्त है, उन्हें परेशान मत किया करो। तुम्हारे आगे बड़े कदम ठिठक जाते। तुम सोचती होगी कि कैसे है तुम्हारे पिता जो न कभी कहीं घुमाने ले जाते हैं और न ही कभी आइसक्रीम चॉकलेट खिलाते हैं। पर मैं मजबूर था बेटा। मुझे पत्नी के रहते पत्नी का सुख तो मिला नहीं, किंतु इससे भी बड़ा दुख इस बात का था कि संतान के रहते भी संतान सुख भी नहीं मिला। आंतरिक पीड़ा से बेचैन होकर कभी कभी सोचता कि इस तरह से जिंदगी बिताने से अच्छा तो यह है कि हम दोनों तलाक लेकर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जिए, या मैं ही घर छोड़कर भाग जाऊं। किंतु तभी तुम्हारा मासूम चेहरा सामने आकर अनियंत्रित विचारों पर रोक लगा देता। मैं यह नहीं कहता कि सजा सिर्फ मैंने पाई, सजा तो तुम्हारी माँ ने भी पाई और तुमने भी। सच कहता हूँ बेटा, अगर एक बार वह अपना पूर्वाग्रह त्याग कर मेरी आंखों में झांकती तो वहाँ उससे मेरी निर्दोषता अवश्य दिखाई देती। पर उसने तो अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी। जिसे मैं जी जान से चाहता था उसे ही अपनी निर्दोषता का विश्वास नहीं दिला पाया। एक अजीब सी बेचैनी और घुटन सी छा गई थी जीवन में। मैंने सोचा था कि तुम्हारे विवाह के पश्चात अकेलेपन की त्रासदी शायद हमें नज़दीक ले आए, या जीवन की आवश्यकताएं ही हमारे बीच की दूरी को ख़त्म कर दे। पति पत्नी का संबंध तो हम निभा नहीं पाए, शायद मित्र बनकर ही शेष जीवन काट ले, किंतु तुम्हारी माँ को वह भी मंजूर नहीं हुआ। हम दोनों के बीच का एकमात्र सेतु तुम जा चुकी थी। तुम्हारे जाने के पश्चात तुम्हारी माँ और भी अंतर्मुखी होती चली गई थी। बेटा, तुम्हारे जाने के पश्चात मैंने 4 महीने तो किसी तरह काटे, पर जब और सहा नहीं गया तब मैंने बहुत दुखी मन से आखिर ले पाया था। वैसे भी हमारे बीच हुआ समझौता तब तक के लिए ही था जब तक तेरा विवाह नहीं हो जाता। अब कोई बंदिश नहीं थी, फिर भी मोह तो था, साथ ही परिस्थितियों को अपने अनुकूल न बना पाने का दुख भी। दुखी मन से एक दिन सूटकेस में अपने कुछ कपड़े लेकर बिना कुछ कहे सुने घर से निकल गया। असमंजस की स्थिति में रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा ही था कि मोबाइल बज उठा। फोन मेरे बचपन के मित्र विनय का था। वह दुबई में रहता था तथा सदा की तरह छुट्टियां बिताने भारत आया था। उसने मिलने की इच्छा जाहिर की। उसे अपने घर कैसे बुलाता, मैं ही उसके घर चला गया। हाथ में सूटकेस देकर उसने पूछा कि कहीं बाहर जा रहे क्या। उसके तथा बरसों से दिल में सजाया दर्द जुबां पर आ ही गया। मेरी बातें सुनकर वह हतप्रभ रह गया। उसे हमारे बीच की दूरी का एहसास तो था, पर इसका अंजाम ऐसा होगा उसने सोचा भी नहीं था। उसने क्या अपने रिश्ते के इस अंजाम की यह कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी। सदा यही सोचता रहा कि नया दिन शायद हमारे बीच की गलतफहमियां दूर कर दे, पर ऐसा न हो सका। मैं थक गया था बेटा, हार गया था।
मुझे हैरान परेशान देखकर उसने अपने ही घर में रहने की पेशकश की। साल के 11 महीने तो उसका घर खाली ही रहता था। उस समय मैं उसे कोई उत्तर नहीं दे पाया। शायद उस समय भी मेरे मन में एक आशा थी कि शायद तुम्हारी माँ मुझे बस बुला ले, पर 2 दिन पश्चात भी जब उसका कोई फोन नहीं आया तो मैंने मान लिया कि उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। आखिर बिना की बात मानकर मैं उसके घर में रहने लगा। मेरी हालत देखकर बिना से रहा नहीं गया। वह मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारी माँ से सुलह करवाने के लिए उद्देश्य से उससे मिलने चला गया। उसने सदा की तरह उसका स्वागत किया। जब बिना ने मेरे बारे में तुम्हारी माँ से पूछा तो उसने सहज स्वर में कहा कि मैं किसी कार्य के सिलसिले में विदेश गया हूँ। सुनकर वह हतप्रभ रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसा रिश्ता है जिसमें न जुड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है और न तोड़ने का। ऐसी स्थिति में वह कहता भी तो क्या कहता। बिना कुछ कहे सुनने लौट आया। शायद तुम्हारी माँ सच्चाई बयान कर अपने दामन पर कोई दाग नहीं लगने देता चाहती थी, इसीलिए झूठ बोल गई। अपनी ऊंची नाक को बचाने के लिए उसने न सिर्फ बिना बना अन्य लोगों से भी इसी तरह की बातें की होगी। शायद इसी ऊंची नाक को बचाने के लिए उसने इस बेमतलब हो आए संबंध को धोया भी था। वह महान है बेटा। तभी उसने राज को राज ही रहने दिया, पर मैं महान नहीं बन पाया। तभी मैंने अपने घर का राज दूसरे के सामने उजागर कर दिया। किंतु बेटा मैं तंग आ गया था इस बेमकसद बन गए जीवन से, ब्याज के तनाव से। उस समय मुझे जो उचित लगा वही मैंने किया। तुम्हारी माँ के झूठ को सच बनाने के लिए नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। पीएफ ग्रेजुएटी से मिले पैसे का 1/4 अपने पास रखकर तुम्हारी माँ के अकाउंट में जमा कर दिए। ज़्यादा पैसे रखकर भी क्या करता। आखिर मेरी आवश्यकताएं थी ही कितनी। जब तक तू उस घर में थी मेरी जिम्मेदारी थी। अब तू अपने घर में है, पर यह मत भूलना कि घर की नींव की बुनियाद प्यार और विश्वास पर रखी जाती है। इसके लिए कभी कभी कठिन परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है, समझौते करने पड़ते हैं, कभी अपने लिए तो कभी बच्चों की खुशी के लिए। घर तोड़ना बहुत आसान है मेरी बच्ची, किंतु घर को जोड़ना बहुत ही कठिन है। अविश्वास की एक छोटी सी किरच भी भरे पूरे दाम्पत्य जीवन को क्षण भर में तहस नहस कर सकती है। तो उससे ज़्यादा इस तथ्य से कौन परिचित होगा बेटा, जब 2 अलग अलग परिवारों से आए 2 व्यक्ति एक ही नाव पर सवार होकर अपना सफ़र पार करने की कसमें खाते हैं तो उनमें स्वभावतः विभिन्नताएं तो होती ही है। कभी अहम से अहम टकराते हैं, कभी गलत फहमियाँ पैदा होती है। इस सब से उबरने के लिए समझौते भी करने पड़ते हैं। जीवन में कोई भी अहम फैसला लेने से पहले इतना अवश्य ध्यान रखना कि तुम्हारे किसी फैसले पर एक नहीं वरना कई जिंदगियां दांव पर लगी हुई है। वैसे भी हम सब इंसान ही हैं। गलतियां हर इंसान से हो सकती है। क्षमा इंसान का सबसे बड़ा गुण है। यदि तुम किसी से प्यार करती हो तथा उसके साथ साथ जीवन बिताने का फैसला लेती हो तो उसके गुणों के साथ साथ अवगुणों को भी अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा, तभी जीवन सार्थक हो पाएगा। सच कहता हूँ बेटा, घर छोड़ने के बाद भी मोह नहीं छूट पाया। सदा तुम लोगों की खबर लेता रहा, पर हाँ यह अवश्य है कि
तेरी माँ को दिए वचन के कारण मैंने तेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा अता पता किसी को मिले। चाहता तो था कि किसी से बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने आँख मूंद लूँ, किंतु अंतिम पलों में तुझे देखने की न जाने कैसी लालसा मन में जाग उठी है। तभी जीवन के अंतिम क्षण में वचन तोड़ने के अपराध बोझ से भी स्वयं को मुक्त कर तुम्हें पत्र लिखने का साहस कर पा रहा हूँ। कुछ पलों का ही जीवन शेष है। तुम यदि चाहो तो इस मरते हुए इंसान को, अपने पिता को सुकून के 2 पल दे दो। तुम्हारा पापा। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। स्वयं को शयन कर लिफाफा देखा तो पते की जगह अस्पताल का नाम लिखा था। अनीशा हाथ में लिए पत्र को पढ़कर किंकर तो बेमुड़ हो गई। अतीत की सारी घटनाओं पर गौर किया तो लगा पापा ने ठीक ही लिखा है। पापा जब जब उसके पास आने का प्रयत्न करते, माँ की कठोर मुद्रा उन्हें उससे दूर ले जाती। माँ से पूछने का प्रयत्न करती तो वह सपाट स्वर में कहती कि मैं नहीं चाहती कि वे अपने लाड़ प्यार से तुम्हें बिगाड़े। ओह, कैसा छल किया भाग्य ने। पिता के रहते वह पिता के प्यार से वंचित रही। आखिर क्यों? पिताजी के घर छोड़कर जाने से वह बहुत आहत हुई थी। कुणाल तथा उसके घर वालों के चेहरे पर भी उसने कई प्रश्न देखे थे, पर उसने वही कहा जो माँ ने उससे कहने के लिए कहा था। दरअसल विनय अंकल को बताई बात ही उन्होंने सबको बताई थी। लोगों के मुंह तो बंद हो गए थे, पर जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, उनके तरह तरह के प्रश्न उन्हें परेशान करने लगे थे। तब लगता अनकहे ही सच्चाई सामने आती जा रही है। अचानक अनीशा उठी। कुणाल बाहर टूर पर गए हुए थे। वह कार निकालकर अकेले ही माँ के पास गई। वस्तु स्थिति जानकर भी माँ ने उसके साथ चलने से मना कर दिया। अंततः उसके मुंह से निकल गया, माँ अब तो अपना पूर्वाग्रह छोड़ दो। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। वैसे भी वे मेरे पिता हैं। आप जाओ या न जाओ, मैं अवश्य जाऊंगी। अनीशा की बातों ने उस पर असर किया या अंतिम पलों में साथ देने की इच्छा ने उसको चलने के लिए तैयार देख उनसे रहा नहीं गया तथा वह भी साथ चलने को तैयार हो गई। वह उनको लेते हुए अस्पताल पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो पता चला कि इस नाम का एक व्यक्ति जनरल वार्ड में एडमिट है। आप वहां जाकर देख ले। जनरल वार्ड पहुंचकर पता चला कि इस नाम के आदमी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके कारण उसे आईसीयू में ले जाया गया है। वे वहां पहुंची। सामने से आते डॉक्टर से पूछा तो उसने उन्हें हिकारत की नज़र से देखते हुए कहा, आप अब आई है? पिछले 2 महीने से वह आदमी बीमार था। तब तो आपने सूझ नहीं ली। अब उसे आपकी तो क्या किसी की भी आवश्यकता नहीं है। कहते हुए वह चले गए। डॉक्टर की बातों ने उन्हें हतप्रभ कर दिया। क्या पापा नहीं रहे? वह सोच ही रही थी कि बाहर आती आवाज़ों ने उसके मन मस्तिष्क को शून्य कर दिया। शायद इसका अपना कोई नहीं है, तभी तो इससे मिलने कोई नहीं आता था। देखने में तो अच्छे घर का लगता है, लेकिन न जाने ऐसा क्या हो गया था कि अपनों ने ही इसका साथ छोड़ दिया। अल्लाह, ऐसा दिन किसी को न देखना पड़े। तीसरी आबा ने खुदा की इबादत में अपने हाथ जोड़ दिए। तुम ठीक कह रही हो। अभी हफ्ते भर पहले ही इसने मुझसे एक कागज और पेन मांगा था। मैं देखती थी, जरा भी ठीक महसूस होने पर ये कुछ लिखने बैठ जाते थे, फिर फाड़ कर फेंक देते।
उसे ऐसा करते देख मैंने उनसे पूछा तो उत्तर दिया कि किसी को कुछ लिखना चाहता हूँ पर समझ नहीं पा रहा कि लिखूँ या न लिखूँ। तब मैंने कहा, मन की बात कह देने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। अगर आप किसी को कुछ लिखना चाहते हैं तो अवश्य लिखें। तब उसने एक पत्र लिखकर मुझे पोस्ट करने के लिए दिया था तथा आग्रह करते हुए कहा था, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ सिस्टर, समय से पहुँच ही जाना चाहिए। पता अपने ही शहर का था। उनके शब्दों में ऐसा आग्रह था कि मैं यह सोचकर संग पत्र लेकर उस पते पर गई कि डाक से न जाने कितने दिनों में यह पत्र पहुँचे, पर बाहर ताला लटका देकर पत्र घर के बाहर लगे लेटर बॉक्स में डाल आई। पता नहीं वह पत्र उसे मिला या नहीं जिसे वह भेजना चाह रहा था। सच बहुत ही भला आदमी था ये। इतने कष्ट में भी उसने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। अपना दर्द स्वयं सहता रहा पर कभी ऊब तक नहीं की। अब इसकी लाश का क्या करेंगे? दूसरी आवाज़ थी। और क्या करेंगे? इसे भी मुर्दा घर में डाल देंगे। कोई क्लेम नहीं करेगा तो अंत में वही होगा जो ऐसे अन्य लोगों के साथ किया जाता है। पहली आवाज़ थी, नहीं सुना है, एडवांस पेमेंट करने के साथ साथ जाते जाते वह अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान कर गया है। क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे सम्मुख ही उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी की थी। अवश्य ही कोई भला आदमी था, तभी शरीर दान का निर्णय ले पाया। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। एकाएक वहाँ मौन पसर गया था। उनका वार्तालाप सुनकर अनीशा को अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। पापा को शायद उस पर विश्वास नहीं रहा था, तभी उन्होंने अपने शरीर को दान करने का निर्णय लिया होगा। स्वयं को संभालकर अनीशा ने अंदर प्रवेश करके दृढ़ स्वर में कहा, ये मेरे पिताजी हैं। मैं इनकी कस्टडी लेना चाहूँगी। आपके पिताजी? अगर इनकी कस्टडी लेना चाहती हैं तो ऑफिस जाकर सारी औपचारिकताएं पूरी कर लीजिए। वहाँ खड़ी एक सिस्टर ने उत्तर दिया। उस सिस्टर की नज़रों में न जाने ऐसा क्या था कि वह बहुत देर तक उसका सामना न कर पाई तथा माँ को वहीं बिठाकर वह अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए चली गई। वहाँ जाकर उसे पता चला कि नर्स सच ही कह रही थी। उनकी अंतिम इच्छा का मान रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने उनके पार्थिव शरीर को उसे देने से मना कर दिया। वैसे भी अस्पताल प्रशासन बिना किसी प्रूफ के उन्हें उनका पार्थिव शरीर देता कैसे? माँ की आंखों में उसने सदा पिता के लिए विरक्तता या शून्यता ही देखी थी, किंतु आज उनकी आंखों में आई नमी को देखकर वह चौंक गई। क्या माँ भी पिताजी को प्यार करती थी? कहने सुनने का वक्त बीत गया था, पर इतना अवश्य समझ में आ गया था कि एक छोटी सी भूल या एक गलत फैसला पूरे जीवन को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। वे दोनों खाली हाथ घर लौट आई। किसी से कहती भी तो क्या कहती, पर उनकी मृत्यु की सूचना तो देनी ही थी, अन्यथा कब तक झूठ को गले लगाए रखती। लोग तो जब तक पूछ ही बैठते थे, कब आ रहे हैं आलोक बाबू। अनेकों झूठ में एक झूठ की और वृद्धि हो गई। लोगों से कहा गया कि दूर देश में एक एक्सीडेंट में आलोक की मृत्यु हो गई है। सब इतनी बुरा तरह क्षत विक्षत हो गया था कि उसको यहाँ लाना संभव ही नहीं था। अतः उनके मित्र ने वहीं उनका दाह सत्कार कर दिया था। उनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही
शोक प्रकट करने वालों का तांता लग गया। माँ को निस्सव सारी रस्में निभाते देखकर अनीशा सोच रही थी कि काश यही जिम्मेदारी माँ पिताजी के जीते जी निभाती तो उसका अतीत रासीन एवं कटुवाहट से ओतप्रोत न रहता। मन में चलता बड़बड़ उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। बार बार उसे एक ही विचार परेशान कर रहा था, गलती किसी की थी? माँ की, जिन्होंने पिताजी को समझना ही नहीं चाहा, या पिताजी की, जो एक अंकीय अपराध की सजा ताउम्र भोगने को बाध्य रहे? कभी कभी इंसान को समझने में कितनी बड़ी भूल हो जाती है। पिता भी थे, उनका प्यार भी था, किंतु उसने उन्हें, उनके प्यार को कभी समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। और अब जब वह नहीं है तो उनके लिए आंसू बहा रही है। कैसी बेटी है वह जो उनके जीते जी न उन्हें खुशी दे पाई और न ही उनकी अंतिम इच्छा का मान रख पाई। काश उन्हें जीवन के कुछ पल और मिल पाते। कहीं काश उसके मन में अनेक किंकस उग कर उसके तन मन को लहूलुहान किए जा रहे थे, पर वह उग भी नहीं कर पा रही है। माँ के मन के किंकस ने, उस एक पल के फैसले ने 3 जिंदगियों को उम्र भर का दर्द दे दिया था। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।